नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय धौरीमन्ना के इस ऑफिशियल चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज की कक्षा में हम भूगोल में अक्षांश और देशांतर रेखाएं उनके बारे में जानेंगे। ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं का क्या महत्व है, कुछ अक्षांश रेखाओं को विशेष नाम क्यों दिए जाते हैं, उनका क्या महत्व है, इन अक्षांश रेखाओं के कोण का निर्धारण कैसे होता है, उनका कोणीय दूरी जो है वो कैसे निर्धारित की जाती हैं, ये अक्षांश रेखाएं आखिर है क्या ये काल्पनिक है या ये वास्तव में पृथ्वी पर स्थित हैं, इनके बारे में जानेंगे। और जो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा हैं वह क्या होती हैं, उसका निर्धारण कैसे होता है, समय का निर्धारण कैसे होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले हम ये जान लें कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो हैं ये काल्पनिक रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाएं वह रेखाएं हैं जो कि पृथ्वी के ऊपर पूर्व से पश्चिम की ओर बनाई जाती हैं, और उत्तर से दक्षिण जो रेखाएं हैं वह देशांतर रेखाएं हैं। जैसे नाम से पता चलता है हमें, अक्षांश जो है वो अक्ष का अंश है, पृथ्वी का जो अक्ष है उसका ही अंश जो है वह अक्षांश रेखाएं हैं। और जो देशांतर रेखाएं हैं वह पृथ्वी पर जो अलग अलग देश हैं उनके बीच में समय या दूरी का अंतर स्थापित करते हैं। मुख्यतः वो समय का अंतर स्थापित करते हैं, अंतर निर्धारित करते हैं। दूरी का उसमें इतना महत्व नहीं है। अब इन रेखाओं में की जो कोणीय दूरी है या कोण जो है, जैसे 0 डिग्री देशांतर रेखा है या 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इनका निर्धारण कैसे होता है। जैसे अक्षांश रेखाओं की बात करें हम तो 0 डिग्री है, 0 से लेके 90 डिग्री उत्तर और 0 से लेके 90 डिग्री दक्षिण तक ये सभी अक्षांश रेखाएं हैं। तो इनके कोण का निर्धारण कैसे किया जाता है। अब ये हम जानें कि जैसे हम इस स्लाइड में देखें तो इसमें ये हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें 15 डिग्री के अंतराल पर ये अक्षांश रेखाएं बनी हुई हैं और उनका निर्धारण कैसे किया गया है। तो ये अक्षांश रेखाएं या देशांतर रेखाएं ये जो हैं यह कोणीय दूरी को दर्शाती हैं। कहाँ से कोणीय दूरी? पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी। कैसे कि हमें किसी भी स्थान का यदि या किसी भी पॉइंट का यदि अक्षांश निर्धारण करना है या देशांतर निर्धारण करना है, तो पहले अक्षांश की बात करें तो अक्षांश निर्धारित करना है तो उस पॉइंट, वो पॉइंट किस देशांतर पर है, उस देशांतर से जो 0 डिग्री या भूमध्य रेखा निकलती है, उस भूमध्य रेखा से एक रेखा, काल्पनिक रेखा हम मानते हैं कि पृथ्वी के केंद्र तक जाती है, और एक जिस पॉइंट का हमें निर्धारण करना है वहाँ से पृथ्वी के केंद्र तक एक रेखा जाती है। तो पृथ्वी के केंद्र से 2 जगह रेखाएं खींची जाएगी। ये सभी एक तो पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा पर और उसी देशांतर पर पृथ्वी के केंद्र से उस पॉइंट पर पृथ्वी के केंद्र पर जो कोण बन रहा है, जैसे ये रेखा और ये रेखा ये खींची हुई है पृथ्वी के केंद्र से 0 डिग्री, ये जो है ये देशांतर रेखा है। इस देशांतर रेखा पर इस पॉइंट का हमें निर्धारण करना है। तो इस पॉइंट का निर्धारण करने के लिए, जैसे इस पॉइंट का निर्धारण करना है तो इस पॉइंट का निर्धारण करना है तो ये किस देशांतर रेखा पर स्थित है, उसी देशांतर रेखा पर 0 डिग्री या भूमध्य रेखा का जो पॉइंट है, इन दोनों जगहों पर पृथ्वी के केंद्र से रेखा खींची जाती है
और यहाँ पर जो कोण बनेगा वह इस पॉइंट का कोणीय दूरी या अक्षांश का निर्धारण करेगा। तो यह 15 डिग्री जो है वो 15 डिग्री कोणीय दूरी है पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा के सापेक्ष। उसी प्रकार से यदि पृथ्वी हमें 90 डिग्री का बात करें जो कि उत्तरी ध्रुव है, 90 डिग्री उत्तर की, तो यह और ये है, तो ये पृथ्वी के केंद्र से इक्वेटर पर भूमध्य रेखा पर रेखा खींची गई और उस पृथ्वी के केंद्र से 90 डिग्री तक मतलब उत्तरी ध्रुव तक रेखा खींची गई। तो ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों का हम अक्षांश रेखा निर्धारित करते हैं कोणीय दूरी का मापन करके, पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी का मापन करके, लेकिन भूमध्य रेखा के सापेक्ष। और दोनों का देशांतर एक होना चाहिए। जिस जगह का हमें अक्षांश पता लगाना है वहाँ से और उसी देशांतर रेखा पर, जिस जगह का हमें अक्षांश पता लगाना है वह किस देशांतर रेखा पर स्थित है, कितने डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित है, उसी उतनी ही डिग्री देशांतर रेखा पर इक्वेटर पर पॉइंट हैं, वहाँ से पृथ्वी के केंद्र तक रेखा खींची जाएगी और जिस पॉइंट का हमें अक्षांश निर्धारित करना है वहाँ से पृथ्वी के केंद्र तक रेखा खींची जाएगी और इन दोनों रेखाओं के मिलन से जो पृथ्वी के केंद्र पर कोण बनेगा वह उस पॉइंट का अक्षांश निर्धारित करेगा। अब हम आगे बात करें तो इस तरीके से हम 0 डिग्री देशांतर 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है जिसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं, 0 से लेके 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव जो हैं, तो इतने 0 से लेके 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और 1 से लेके 90 डिग्री तक दक्षिणी गोलार्ध में इस तरीके से अक्षांश रेखाओं का निर्धारण किया जाता है। अब हम देशांतर रेखाओं की बात करें तो देशांतर रेखाएं क्या हैं? देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींचा गया एक चापीय रेखाएं हैं जो कि पूर्ण वृत्ताकार नहीं होती हैं, अर्धवृत्ताकार के स्वरूप, अर्धवृत्ताकार भी नहीं कहेंगे क्योंकि पृथ्वी का जो आकार है वह वृत्ताकार नहीं है, अंडाकार है, तो एक तरीके से वो चापाकार हैं। अब अक्षांश रेखाओं को निर्धारण के लिए तो हमारे लिए हम भूमध्य रेखा के सापेक्ष उसकी गणना करते हैं, लेकिन अब देशांतर रेखाओं के लिए हम किस रेखा का गणना करें, क्योंकि अक्षांश रेखाओं भूमध्य रेखा की विशेषता है कि वो एकमात्र ऐसी अक्षांश रेखा है जो कि पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती हैं, लेकिन देशांतर रेखाओं में सब एक जैसी हैं, उसमें कोई ऐसी कोई विशेष देशांतर रेखा नहीं है। लेकिन चूंकि इसके बारे में जो भी गणनाएं शुरू हुई, जो भी एक तरीके से वैज्ञानिक शोध शुरू हुए और ये सर्वे की और मैपिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, तो इसको करने का श्रेय जो है या ये ब्रिटिश साम्राज्य को हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के दौर में इसका ज़्यादा विकास हुआ, इस कार्य को ज़्यादा प्रगति मिली और चूंकि ब्रिटिश का साम्राज्य पूरे विश्व में फैला हुआ था तो उन्होंने अपने देश में जहाँ पर उनकी वेधशाला थी, रॉयल ऑब्जर्वेटरी हैं, वहाँ से निकलने वाली रेखा को उन्होंने प्राइम मेरिडियन या सबसे प्रमुख जो रेखा है जिसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, उस रेखा का निर्धारण किया जिसको 0 डिग्री देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है या प्राइम मेरिडियन के नाम से प्रमुख जो देशांतर रेखा है सबसे प्रमुख वह
0 डिग्री देशांतर रेखा जो है वह लंदन के पास में ग्रीनविच जगह है, वहाँ पर रॉयल ऑब्जर्वेटरी है। उस जो शासकीय या जो वहाँ के रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, वेधशाला हैं, वहाँ से निकलने वाली जो रेखा है वह रेखा जो है 0 डिग्री के नाम से देशांतर रेखा कहलाती हैं और उसी के सापेक्ष बाकी रेखाओं का निर्धारण किया जाता है। तो आज भी हम समय का निर्धारण जो है उस ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष करते हैं, क्योंकि लंदन का या ब्रिटिश का साम्राज्य सबसे अधिक फैला हुआ था, उसका विश्व में फैला हुआ था और वही सबसे स्थायी रूप से वो साम्राज्य सबसे ज़्यादा समय तक रहा और उसी समय में ये सभी शोध कार्य और ये सर्वे और ये विकास के कार्य, ये जो मैपिंग के कार्य जो हैं उसको प्रगति मिली और उन्होंने फिर अपने अनुरूप, अपने सुविधा के अनुरूप उस साम्राज्य को बढ़ावा देने के लिए या उसके स्थायित्व को बनाने के लिए उन्होंने इस 0 डिग्री का निर्धारण वहाँ से किया। तो ये जो 0 डिग्री हैं, इसके सापेक्ष किसी भी स्थान का यदि हमें देशांतर ज्ञात करना है किसी भी पॉइंट का, तो उसकी गणना इस रेखा के सापेक्ष की जाती है। जैसे अक्षांश रेखा में हम भूमध्य रेखा के सापेक्ष करते हैं, तो इसमें प्राइम मेरिडियन या 0 डिग्री देशांतर रेखा के सापेक्ष करते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा के ही एकदम विपरीत जो रेखा होगी वो 180 डिग्री देशांतर रेखा कहलाएगी। और चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो 0 डिग्री से पूर्व की ओर 1 से लेकर 180 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं और 0 डिग्री देशांतर रेखा से पश्चिम की ओर 1 से लेकर, वही 180 तो कॉमन है दोनों में, 1 से लेकर 180 तक पश्चिमी देशांतर रेखाएं हैं। अब ये जो देशांतर रेखाएं हैं 0 डिग्री से 180 डिग्री वाली जो हैं, ये पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती हैं, लेकिन इसका इतना भौगोलिक महत्व नहीं है जितना उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध का जलवायु की दृष्टि से महत्व है और भौगोलिक महत्व है। अब इसका निर्धारण जो किया जाता है देशांतर रेखाओं को, उसको जानने के लिए आप इस चित्र को देखें। तो इस स्लाइड में आप देखेंगे कि ये रेखा जो है ये प्राइम मेरिडियन है या 0 डिग्री देशांतर रेखा है और इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के सापेक्ष यदि हमें किसी भी रेखा का, किसी भी पॉइंट का हमें देशांतर ज्ञात करना है, तो मान लीजिए ये कोई भी एक समान अक्षांश रेखा पर हम ज्ञात करना होगा, तो हम मान लीजिए ये एक अक्षांश रेखा है, ये अक्षांश रेखा है, इस पर ये तो 0 डिग्री मेरिडियन का पॉइंट हो गया। अब हमें इसका निर्धारण करना है, इस पॉइंट का निर्धारण करना है। तो अब इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से एक रेखा हम मानते हैं पृथ्वी के केंद्र तक, और पृथ्वी के केंद्र से ही जिस पॉइंट का हमें देशांतर ज्ञात करना है वहाँ तक उसको रेखा, काल्पनिक रेखा हम खींची मानते हैं। तो इन दोनों रेखाओं के संयोग से जो कोण बनता है पृथ्वी के केंद्र पे, वह उस पॉइंट का देशांतर निर्धारित करेगा। तो इस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर किसी भी स्थान का देशांतर ज्ञात किया जा सकता है 0 डिग्री देशांतर रेखा के सापेक्ष। तो ये सभी जो अक्षांश रेखाएं हैं और देशांतर रेखाएं हैं, यह कोणीय दूरी है पृथ्वी के केंद्र से। तो अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के सापेक्ष हैं और जो देशांतर रेखाएं हैं वो 0 डिग्री देशांतर रेखा के सापेक्ष हैं।
तो इसी प्रकार से यदि हम इसका निर्धारण करें, ये 180 डिग्री देशांतर रेखा है, तो 180 डिग्री देशांतर रेखा, तो ये इसका कोण ये बनेगा 180 डिग्री का। तो इस प्रकार से यह हर जगह का देशांतर रेखा का भी निर्धारण किया जाता है। अब हम देशांतर रेखाओं की बात हमने की, तो इस तरीके से हमने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जान लिया। अब कुछ अक्षांश रेखाएं जो हैं उनका अलग नाम है, कुछ महत्व है, वो नाम अलग उनकी क्यों पहचान है। जैसे हम बात करते हैं कर्क रेखा की, मकर रेखा की, आर्कटिक वृत्त की और अंटार्कटिक वृत्त की, तो इनका क्या महत्व है, आखिर इनको अलग नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि अक्षांश रेखाएं तो बहुत सारी हैं। तो ये जान ले हम कि कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर और मकर रेखा जो है 23.5 डिग्री दक्षिण। ये रेखाएं वो रेखाएं हैं जो कि ग्रीष्म अयनांत और शीत अयनांत के समय पृथ्वी के सूर्य के उत्तरतम स्थिति को, उत्तरतम और दक्षिणतम स्थिति को निर्धारित करती हैं। अर्थात यदि ग्रीष्म अयनांत है, ग्रीष्म अयनांत मतलब 21 जून, जिस दिन पृथ्वी के ऊपर सूर्य की सीधी किरणें जो हैं वह कर्क रेखा पर गिरती हैं। 21 मार्च से 22 से 23 सितंबर तक जो है, 21 मार्च से सूर्य जो है वो उत्तरायण में प्रवेश करता है, उत्तर की ओर उसकी किरणें बढ़ने लगती हैं, सीधी किरणें गिरने लगती। तो 21 मार्च से 22-23 सितंबर तक का जो समय है 6 महीने का, उस समय सूर्य उत्तरायण में रहता है और 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें जो हैं वह कर्क रेखा पर गिरती हैं। तो सूर्य की सीधी किरणें गिरने की जो स्थिति है वो उत्तरतम स्थिति जो है वो है कर्क रेखा। इससे उत्तर में सूर्य की सीधी किरणें नहीं गिरती हैं। फिर वापस 21 जून के बाद में सूर्य की किरणें जो हैं, सीधी किरणें गिरने वापस भूमध्य रेखा की तरफ होने लगती हैं और 22-23 सितंबर को वापस सूर्य की सीधी किरणें जो हैं वो भूमध्य रेखा पर गिरती हैं। तो 21 मार्च और 22 या 23 सितंबर, चूँकि वो लीप ईयर के हिसाब से, या मतलब आधा दिन जो है, चौथाई दिन जो हैं 4 सालों में जुड़ते हुए वह एक दिन बन जाता है 4 सालों में। तो इस तरीके से ये डेट वेरी करती हैं। और 21 मार्च और 22 से 23 सितंबर को जो ये विषुव दिन होता है, जैसे 21 मार्च को बसंत विषुव और 22 से 23 सितंबर को शरद विषुव होता है, जिस दिन पृथ्वी पर सभी जगह समान दिन और रात होते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध के सबसे लंबा दिन होगा और उस दिन सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर गिरती हैं। तो कर्क रेखा पृथ्वी के ऊपर सूर्य की सीधी किरणें गिरने का उत्तरतम पॉइंट है, उत्तरतम अक्षांश रेखा है, इसीलिए इसका महत्व भी है। और उसी प्रकार से मकर रेखा जो है, मकर रेखा पृथ्वी के ऊपर सूर्य की सीधी किरणें गिरने का दक्षिणतम अक्षांश है। 22 से 23 सितंबर से सूर्य जो है दक्षिणायन में प्रवेश करता है, दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करता है और दक्षिण अर्थात पृथ्वी का जो दक्षिणी भाग है वह ज़्यादा सूर्य के सामने झुका हुआ होता है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है। तो 6 महीने पृथ्वी का उत्तरी भाग सूर्य के सामने ज़्यादा झुका हुआ होता है और 6 महीने पृथ्वी का दक्षिणी भाग सूर्य के सामने ज़्यादा झुका हुआ रहता है। तो 22 या 23 सितंबर से पृथ्वी का दक्षिणी भाग जो है वो सूर्य के सामने ज़्यादा झुका हुआ
झुकना प्रारंभ करता है और 21 मार्च तक ऐसा रहता है। 21 मार्च को वापस सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर गिरने शुरू करती है और 22 या 23 सितंबर 21 या 22 दिसंबर 21 और 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें जो हैं वह मकर रेखा पर गिरती हैं और इस दिन को हम कहते हैं, जैसे उत्तरायण करते बात करें तो इसको हम शीत अयनांत कहते हैं, विंटर सोल्स्टिस के नाम से जानते हैं। तो ये इस दिन जो है सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर गिरती हैं और यह मकर रेखा जो है वह अक्षांश रेखा है जो सूर्य की सीधी किरणें गिरने का दक्षिणतम अक्षांश है। यह इसका महत्व है। तो मकर रेखा और कर्क रेखा है, यह वाला जो हिस्सा है मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच वाला, यह हिस्सा उष्ण या उपोष्ण जलवायु को निर्धारित करता है, जहां पर विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या बसती है। यहाँ पर सूर्य की ताप उचित मात्रा में या अधिक मात्रा में प्राप्त होता है और वर्षा भी होती है। तो ये उष्ण और आर्द्र जलवायु को निर्धारित करता है। सब जगह की बात नहीं करें, लेकिन सामान्यतः ऐसी जलवायु यहाँ पर रहती है। इसीलिए इन दोनों रेखाओं का महत्व है। उसी प्रकार से आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त जो है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। यह वृत्त का महत्व यह है, या इनका नामकरण इतना अनोखा है, क्योंकि ये रेखाएं उस स्थिति को निर्धारित करती हैं कि आर्कटिक वृत्त के दिन जब ग्रीष्म अयनांत की स्थिति होगी, अर्थात 21 जून की दिन, इस आर्कटिक वृत्त पर सूर्य जो है 24 घंटे तक ढलता नहीं है, क्षितिज से नीचे नहीं जाता है, क्षितिज के ऊपर ही रहता है। और जब शीत अयनांत की स्थिति होगी 22 दिसंबर की, तब ये आर्कटिक वृत्त पर 24 घंटे तक सूर्य क्षितिज के नीचे रहता है। मतलब 24 घंटे की एक दिन की पूरी, मतलब 24 घंटे की रात की स्थिति रहती है। तो ग्रीष्म अयनांत में आर्कटिक वृत्त पर 24 घंटे का दिन होगा और शीत अयनांत में आर्कटिक वृत्त पर 24 घंटे की रात होगी। इससे उत्तर की ओर जैसे जैसे जाएंगे तो दिन की लंबाई या रात की लंबाई जो है वो ग्रीष्म और शीत अयनांत के समय बढ़ती चली जाएगी। तो ग्रीष्म अयनांत के समय आर्कटिक वृत्त से जैसे जैसे उत्तर में जाएंगे तो दिन की जो स्थिति है वह लंबाई जो है वो बढ़ती चली जाएगी और उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होगा। और शीत अयनांत के समय धीरे धीरे उत्तरी ध्रुव की तरफ जैसे जैसे जाएंगे आर्कटिक वृत्त से, वैसे वैसे रात की लंबाई बढ़ती चली जाएगी और 6 महीने की रात होगी शीत अयनांत के समय। वैसे के वैसे अंटार्कटिक वृत्त पर भी, जब अंटार्कटिक वृत्त चूंकि दक्षिणी गोलार्ध में है और अंटार्कटिक वृत्त जो है वो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को कहते हैं। इस समय ग्रीष्म अयनांत के समय, मतलब ग्रीष्म अयनांत का अर्थ है 21 जून, तो 21 जून उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि ब्रिटेन जो है वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो उसके सापेक्ष सभी शब्दावलियों का निर्धारण भी किया गया।
तो चूंकि अंटार्कटिक वृत्त तो दक्षिणी गोलार्ध में है, तो और ग्रीष्म अयनांत मतलब जब उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अवस्था होगी या गर्मी का मौसम होगा, तो वह 21 जून को ग्रीष्म अयनांत होता है। तो 21 जून को जब उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म गर्मी होगी, तब दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी होगी। तो ग्रीष्म अयनांत के समय अंटार्कटिक वृत्त पर 24 घंटे का रात रहेगी, और शीत अयनांत के समय अंटार्कटिक वृत्त पर, शीत अयनांत मतलब 22 दिसंबर, उस समय 24 घंटे का रात रहेगी अंटार्कटिक वृत्त पर, और धीरे धीरे ये रात और दिन दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़ती चली जाती हैं। तो इस तरह से ये जो 4 रेखाएं हैं या 5 रेखाएं कहें हम, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, अंटार्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त का विशेष नाम दिया गया है, विशेष महत्व है। तो बच्चों, मुझे आशा है आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आएगा। इससे पहले मैं एक और बात बता दूं आपको कि जो ये मकर रेखा है और कर्क रेखा है, ये जब इन रेखाओं का निर्धारण किया गया था, तब सूर्य जो था वो कर्क राशि में था और मकर राशि में था। कॉन्स्टिलेशन में जो कॉन्स्टिलेशन होते हैं तो, या नक्षत्र जो होते हैं उसमें था, लेकिन अब वैसी स्थिति सूर्य की नहीं है, इसलिए उनका नामकरण कर्क और मकर रेखा किया गया था। तो आशा है बच्चों आपको ये लेक्चर पसंद आएगा होगा, और अब आगे मैं अगले लेक्चर में आपको अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा क्या है और पृथ्वी के ऊपर समय का निर्धारण कैसे किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।